जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बकर एजुकेशन एकेडमी। दिस इज़ नईमुल्लाह कुरैशी। आज हम क्वालिफाई एमएड की किताब का चौथा चैप्टर जो है जिसका तल्लक एजुकेशनल टेस्टिंग मेजरमेंट और इवेलुएशन के साथ है उसका जो पहला हिस्सा है वो हम हल करेंगे। उसके पहले 111 सवालात को इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 से। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग सम सैंपल ऑफ बिहेवियर। इंस्ट्रूमेंट कहते हैं टूल को, आला को। यूज़ फॉर मेजरिंग, जो हम पैमाइश के लिए इस्तेमाल करते हैं, किस चीज़ के लिए? फॉर सैंपल ऑफ बिहेवियर, किसी के बिहेवियर को चेक करने के लिए। याद रखें जब लर्निंग होती है तो ये चेंज इन बिहेवियर का नाम होता है। अब कितनी चेंज हुई है इसको चेक करने के लिए हम एक टूल इस्तेमाल करते हैं और उस टूल को, उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं? टेस्ट कहते हैं। तो वो टेस्ट वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम उस बिहेवियर को, सैंपल ऑफ बिहेवियर को क्या करते हैं? मेजर करते हैं, चेक करते हैं। लिमिटेड टू क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल्स परफॉर्मेंस। पीपल्स परफॉर्मेंस, बच्चों की जो कारकर्दगी होती है, स्टूडेंट्स की, उनकी जो सिर्फ मकदारी पहलू की वजाहत करता है, मकदारी पहलू तक महदूद है, वो कौन है? वो मेजरमेंट है। याद रखें पहले पहले टेस्ट होता है, फिर मेजरमेंट होती है, फिर असेसमेंट होती है और फिर इवेलुएशन होती है। ये उसकी तरतीब है दुरुस्त। पहले पहले आप टेस्ट लेते हैं, आपने एक पेपर बच्चों को दे दिया, आपने उसको स्कोर किया, यानी कि उसको मार्क किया। 50 नंबर का टेस्ट था तो आपने 45/50 दिया, उसको परफॉर्मेंस को अददी शक्ल दे दी, उसको स्कोर दे दिए, उसको क्वांटिफाई कर दिया, ये न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये मेजरमेंट में न्यूमेरिकल वैल्यू को स्कोर, क्वांटिफाई करना, ठीक है, ये सारे मेजरमेंट में आते हैं। अब मकदारी पहलू है, ठीक है। तो जब आप उसको स्कोर देते हैं, क्वांटिटेटिव टर्म्स में क्या करते हैं? उसकी वजाहत करते हैं, उसको पेश करते हैं, तो ये मेजरमेंट कहलाता है। द पर्पज़ ऑफ द इवेलुएशन इज़ टू मेक जजमेंट। इवेलुएशन याद रखें क्वालिटेटिव होती है, ये आपने याद रखना है। हमेशा मेजरमेंट क्वांटिटेटिव होती है, मकदारी होती है, जबकि इवेलुएशन हमेशा क्वालिटेटिव होती है और ये हमेशा अल्फाज की सूरत में दी जाती है। मेजरमेंट हमेशा आदात की सूरत में दी जाती है। तो पर्पज़ ऑफ इवेल्यूशन का मतलब ही जजमेंट होता है। जब आप आखिर पे फैसला साजी करते हैं, ये बताते हैं कि भाई पास है, लफ्ज़ों में बताते हैं, फेल है, प्रोमोटेड है, एक्सीलेंट है, गुड है, जो भी है, तो वो आपकी क्या कहलाती है? इवेल्युएशन कहलाती है। द पर्पज़ ऑफ इवेल्युएशन इज़ टू मेक जजमेंट अबाउट किस चीज़, क्वांटिटी या क्वालिटी, जो भी है। तो ये होता है क्वालिटी। पीछे मैं बता चुका हूँ कि मेजरमेंट क्वांटिटेटिव आस्पेक्ट है, जबकि जो इवेल्युएशन है वो क्वालिटेटिव होती है। इवेल्युएशन दैट मॉनिटर्स लर्निंग प्रोग्रेस। 4 किस्म की इवेल्युएशंस दी हुई हैं, मैं पहले चारों यहाँ पे डिस्क्राइब कर देता हूँ आपको। प्लेसमेंट कौन सी होती है? प्लेसमेंट का मतलब होता है कि बच्चे को किस क्लास में बिठाना है, उसकी जगह कौन सी है। जब हम बच्चे को किसी इंस्टीट्यूट में दाखिल कराने जाते हैं तो वो बाज़ औक़ात बच्चों से टेस्ट लेते हैं। फ़र्ज़ करें एक बच्चा जो है उसने चौथी क्लास में एडमिशन लेना था, अब वो उसे टेस्ट लेते हैं, लेकिन टेस्ट के हिसाब से वो कहते हैं कि नहीं, कि जितनी इसकी सलाहियत है उसके हिसाब से इसको तीसरी क्लास में बैठना चाहिए। तो ये जजमेंट करना, ये फैसला करना कि भाई इसको कौन सी क्लास में, कौन सी ग्रेड लेवल में बिठाना है। तो ये जो ग्रेड लेवल का जो तयन करना होता है कि किस क्लास में बिठाना है, किस सेक्शन में बिठाना है, वगैरह वगैरह, इसका ताल्लुक प्लेसमेंट इवेल्यूशन के साथ होता है। फॉर्मेटिव इवेल्यूशन जो होती है वो दौरान तालीम, यानी कि ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस होती है। ये हमेशा इसका ताल्लुक फीडबैक के साथ होता है, मॉनिटरिंग के साथ होता है, कि हम पढ़ा रहे होते हैं, साथ साथ हम ये चेक कर रहे होते हैं दो चीज़ों को खास तौर पर, कि हमारा टीचिंग मेथड कैसा जा रहा है, क्या उसकी बच्चों को समझ आ रही है। तो बच्चों से हम पूछते हैं कि हाँ भाई आपको क्या समझ आए, या ओकेजनली डेली वीकली हम टेस्ट लेते हैं। तो अपने टीचिंग मेथड को भी इवेलुएट कर रहे होते हैं साथ में ड्यूरिंग द पढ़ाई के दौरान, और साथ ही साथ बच्चों से भी पूछ रहे होते हैं, बच्चों की कारकर्दगी, उनकी समझ के बारे में भी उनसे फीडबैक ले रहे होते हैं। तो ये मॉनिटर करती है लर्निंग प्रोग्रेस को। इसके लिए ड्यूरिंग क्लास भी इस्तेमाल होता है, फीडबैक क्लास भी इस्तेमाल होता है। ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होती है। डायग्नोस्टिक जो होती है, इसका ताल्लुक जो है वो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ के साथ होता है, कि बच्चों में हो सकता है मसाइल हो सकता है उनका हेयरिंग का मसला हो सकता है वीक आई साइट हो। तो ये हमेशा शुरू में की जाती है या पहले ही कर ली जाती है, ताकि ये पता चल सके कि बच्चा जो है, जब उसको इंस्ट्रक्शंस कन्वे करना शुरू की जाए, उसको पढ़ाना शुरू किया जाए, तो फिर उसको वो इशू ना हो। ठीक है, तो ये लर्निंग जो डिफ़िकल्टीज़ है उससे मुतल्लिक़ जो की जाती है, कि बच्चे को कहाँ किसी एड की ज़रूरत है, किसी हेल्प की ज़रूरत है, तालीम को हासिल करने में उससे जो मुश्किलात हैं वो उसको पहले ही सॉर्ट आउट कर दी जाए, ताकि फिर जो इंस्ट्रक्शन है वो उसके लिए यूज़फुल रहे। समेटिव इवैल्यूएशन जो है वो इन द एंड होती है, इसको बॉटम लाइन कहते हैं, आखिर पर होती है। इसकी बुनियाद पर हम क्या करते हैं? जजमेंट करते हैं, पास करते हैं, फेल करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो ये इन द एंड होती है, जब हमारा जो भी एकेडमिक ईयर ख़त्म होता है, एंड पे वो हमारी समेटिव इवैल्यूएशन होती है।
अ फॉर्मल एंड सिस्टमेटिक प्रोसीजर फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन, बाकायदा मुनज़्ज़म तरीक़ाकार जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का, दिस इज़ कॉल्ड टेस्ट। तो ये एक टेस्ट की डेफिनेशन दी हुई है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूमेरिकल वैल्यू, अब देखिए मैंने ऊपर बताया आपको कि मेजरमेंट हमेशा नंबर्स की सूरत में होती है, न्यूमेरिकल की सूरत में होती है, स्कोर की सूरत में होती है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल जो होती है वो क्या होती है, हमेशा मेजरमेंट होती है। अ सम ऑफ क्वेश्चन टेस्ट कहलाता है, ये एक छोटी सी डेफिनेशन है। टेस्ट क्वेश्चंस के मजमूए पर मुश्तमिल होता है। द फर्स्ट स्टेप इन मेजरमेंट इज, आपने किसी भी चीज़ की पैमाइश करनी होती है तो पहले आपको ये देखना पड़ता है कि वो चीज़ क्या है। मिसाल के तौर पर पहले आप पहले आप टूल नहीं बना सकते, पहले आप ये नहीं कर सकते कि आप उस इंस्ट्रूमेंट को लेके चले जाएं। पहले आप मिसाल के तौर पर आपको कहा जाए कि पैमाइश करनी है, आप जो है वो तराजू लेके चले जाते हैं, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। आगे पता चलता है आपको कि भाई आपने तो कमरे की पैमाइश करनी है, तो इसका मतलब है आपने पहले ये देखना था कि भाई कमरे की पैमाइश करनी है, तो उसके लिए आपने फीता लेके जाना था, पैमाना लेके जाना था, कोई और चीज़ लेके जानी थी जो उसकी डायमेंशन को मेजर करती। तो पहले ये देखना पड़ता है कि भाई आपने मेजर क्या करना है। जब ये पता चलता है क्या मेजर करना है तो उसी के हिसाब से आप टेस्ट डेवलप करते हैं, उसी के हिसाब से आप इंस्ट्रूमेंट डेवलप करते हैं, उसी के हिसाब से आप टूल लर्निंग के हिसाब से लें। तो ये हम यूँ कहेंगे कि पहले आपने ये देखना होता है कि आपका टेस्ट किस चीज़ का है, उर्दू का टेस्ट है, इंग्लिश का टेस्ट है, तो फिर आप उसका वैसे इंस्ट्रूमेंट और सैम्पल डेवलप करें, उसके अकॉर्डिंग डेवलप करें। तो ये पहले देखना होता है कि डिसीजन ऑफ व्हाट टू मेयर, के पहले ये देखें कि मेयर क्या करना है, उसके हिसाब से फिर आप इंस्ट्रूमेंट डेवलप करेंगे, टूल डेवलप करेंगे। द पर्पज़ ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्यूशन, फॉर्मेटिव इवेल्यूशन मॉनिटरिंग लर्निंग प्रोग्रेस, दौरान तालीम बच्चों को क्या समझ आ रही है, हमारा टीचिंग मेथड, कंटेंट, जिस स्ट्रेटजी के साथ हम पढ़ा रहे हैं वो बच्चे अचीव कर रहे हैं कि नहीं, तो ये मॉनिटरिंग करती है लर्निंग प्रोग्रेस को, के साथ साथ समझिए ड्यूरिंग होती है, याद रखें, फीडबैक देती है। टू असेस अचीवमेंट एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन, आखिर पर जो होती है बॉटम लाइन वो क्या होती है, वो समेटिव इवेल्यूशन होती है आखिर पर, जिसकी बुनियाद पर हम पास फेल करते हैं। वास्ट ऑफ ऑल स्कोप, अब देखिए पूरा इसका सीक्वेंस है, पहले पहले टेस्ट होता है, फिर मेजरमेंट होता है, फिर असेसमेंट और इवेल्यूशन। लीस्ट इन स्कोप जो है वो टेस्ट होता है, सबसे पहले टेस्ट होता है, और आखिरी जो सबसे वास्ट इन स्कोप होता है, हाईएस्ट लेवल पे होता है, वो इवेल्यूशन होता है, क्योंकि इसकी बुनियाद पर हम जजमेंट करते हैं। राइट सीक्वेंस अब यहाँ पे वो दिया गया है कि पहले पहले टेस्ट होता है, फिर उसकी मेजरमेंट होती है, फिर उसकी असेसमेंट होती है, और फिर उसके बाद आखिर पर क्या होता है, इवेल्यूएशन होता है। तो इसी तरह लीस्ट इन स्कोप क्या होगा, यानी कि सबसे पहले क्या आता है वो क्या होता है, टेस्ट होता है। सबसे हाईएस्ट या वास्ट होता है वो इवेल्यूएशन होता है, लीस्ट क्या होता है वो टेस्ट होता है। परमानेंट डिफ़िकल्टीज इन लर्निंग आर इन्वेस्टिगेटेड, देखिए मैं पीछे चारों टाइप्स को बयान कर चुका हूँ कि डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन वो होती है जिसमें आप बच्चों की लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को या आप मेडिकल असिस्टेंस को एड्रेस करते हैं, कि आप हो सकता है किसी को हेयरिंग एड की ज़रूरत हो, ठीक है, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हो, तो वो तमाम तर चीज़ें जो बच्चों के लिए प्रॉब्लमेटिक है आप उनकी पहले तशख़ीस करते हैं, ताकि बच्चे को फिर जब इंस्ट्रक्शन कन्वे की जाए तो उसके लिए इशू ना हो। और याद रखें डायग्नोस्टिक असेसमेंट हमेशा पहले की जाती है, बाद में करने का फ़ायदा नहीं। आपने एक बच्चे का कोई हेयरिंग इशू था, कोई आई साइट का इशू था, आपने पहले रिजॉल्व ही नहीं किया, आइडेंटिफाई नहीं किया, तशख़ीस ही नहीं की, और आप पढ़ाते रहे, पता चला बच्चा फेल है, पता चला कि ये इसका ये मसला था, तो बाद में रिजॉल्व करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो ये पहले करना पड़ता है ताकि बच्चे को इशू रिमूव हो जाए। ब्रॉडर इन मीनिंग एम्स होते हैं, याद रखें एम्स पहले बड़े होते हैं, वास्ट इन स्कोप होते हैं, इनका ताल्लुक नेशनल एक्सपेक्टेशंस के साथ होता है कि हमारी कंट्री, हमारी स्टेट, हमारी जनरेशन को कैसे देखना चाहती है, क्या बनाना चाहती है, वो हमारी एम्स होती है। उसके बाद होते हैं अब गोल्स, गोल्स का ताल्लुक जो होता है वो सब्जेक्ट या स्कूल लेवल पे होता है, ये उससे उससे कम होते हैं, ठीक है, उससे कम लेवल के होते हैं, एम से कम लेवल के होते हैं। इससे मुराद ये होता है कि अगर बच्चा प्राइमरी पास करेगा, प्राइमरी लेवल पे आएगा इन मज़ामीन को पढ़ के, तो वो इस काबिल हो जाएगा, मिडिल लेवल पढ़ के आएगा तो इस काबिल होगा, सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी को पढ़ेगा, उसका सब्जेक्ट्स पढ़ेगा तो इस काबिल होगा, तो वो स्कूल के लेवल या सब्जेक्ट के बेस पे होती है। ऑब्जेक्टिव सबसे नैरो होते हैं, सबसे छोटे होते हैं, और वो क्या होते हैं, वो क्लासरूम लेवल पे होते हैं। याद रखें ऑब्जेक्टिव्स का ताल्लुक जब टीचर क्लासरूम में पढ़ा रहा होता है, एक लेक्चर के दौरान जब वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है, लेक्चर डिलीवर कर रहा होता है, तो वो एक एक ऑब्जेक्टिव को हासिल कर रहा होता है। फ़र्ज़ करें बच्चा, टीचर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहा है, तो वो जब बच्चे को पढ़ा रहा है कि नाउन क्या है, तो वो उसके एक ऑब्जेक्टिव है। वो प्रोनाउन पढ़ा रहा है तो ये उसको दूसरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो एक एक चीज़ पढ़ाना, ये हमेशा क्लासरूम में ऑब्जेक्टिव हमेशा एक सिंगल पीरियड में अचीव किए जा सकते हैं, ठीक है, जबकि जो गोल्स होते हैं वो मल्टीपल पीरियड से, ओवर द लॉन्गर पीरियड, सालों साल में जो है अचीव होते हैं। प्रोसीजर यूज टू डिटरमिन पर्सनल एबिलिटीज़,
मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल की एबिलिटीज़ का तयन करने के लिए जो टेस्ट इस्तेमाल होते हैं वो मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट इस्तेमाल होते हैं। इसी की आगे दो टाइप्स हैं जिसको हम अचीवमेंट और एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। दोनों में करंट और फ्यूचर की एबिलिटी नोट की जाती है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट कहलाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना पोटेंशियल है, कितना सीखा है, कितना आगे कर सकते हैं। द पर्पज ऑफ इवेल्युएशन इज, इवेल्युएशन हमेशा जजमेंट के लिए इस्तेमाल होती है, मेकिंग अ जजमेंट अबाउट द क्वालिटी ऑफ समथिंग। द नॉर्म रेफरेंस टेस्ट इज द कंपैरिजन बिटवीन, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या होता है? नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में हमेशा इंडिविजुअल के साथ, ग्रुप के साथ, अपने क्लास फेलो के साथ मुकाबला होता है। ठीक है, तो कंपैरिजन किया जाता है कि इसके मुकाबले में इसकी इतनी पोजीशन है। याद रखें, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में हमेशा आर्डर इस्तेमाल होते हैं, यानी कि तरतीब, रैंक इस्तेमाल होती है, पोजीशन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, 3 लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं कि आपको पता चलता है कि ये अगर 20 बच्चे हैं तो ये पहली पोजीशन है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी, पाँचवीं, 7वें, 8वें नंबर पर है। ये रैंक, पोजीशन या आर्डर के तौर पर बयान किए जाते हैं। इन विच क्वेश्चन मार्किंग विल बी मोर रिलायबल, रिलायबल से मुराद ये है कि उनके स्कोर सेम रहेंगे। मैं चेक करूं, मैं भी वही नंबर्स दूंगा, आप चेक करें, आप भी वही नंबर्स देंगे, कोई और चेक करे वो भी वही नंबर्स देगा। तो वो हमेशा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में होता है। बाकी में सब में हम अदम इत्तफाक कर सकते हैं आंसर से और डिफरेंटली स्कोर कर सकते हैं। फैसिलिटी वैल्यू ऑफ लेस देन 0.20 मीन्स, अब देखें फैसिलिटी वैल्यू रेंज करती है 0.30 से 1 तक। अब आपने ये जहन में बिठा लेना 0.30 से 1 तक। अब फैसिलिटी वैल्यू जो है ये तयन करती है कि आइटम, वो जो सवाल है, आइटम से मुराद होता है सवाल, वो कितना मुश्किल है या आसान है। तो वो स्टेटिस्टिकली जब उसको कैलकुलेट किया जाता है तो उसकी अगर वैल्यू 0.30 से 1 के दरमियान आए तो वो फिर उसको एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, अगर 0.30 से कम होगी ना तो इसका मतलब है ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, आइटम इज़ डिफ़िकल्ट, तो फिर इसको इग्नोर किया जाता है। ठीक है, तो चूँकि 0.20 0.30 से कम है इसलिए ये डिफ़िकल्ट। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैव एडवांटेज ओवर ऐसे टाइप क्वेश्चन बिकॉज सच क्वेश्चन आर, देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो हैं उनको एडवांटेज हासिल ये है कि उनको मार्क करना आसान है। याद रहे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है या उनके टेस्ट जो उनको मार्क करना बहुत मुश्किल है। ऑब्जेक्टिव तो आसान है, उनको आप एक सैम्पल की बना लेते हैं, उसके बाद आप उसको चेक कर लेते हैं और विद इन मिनट्स चेक हो जाता है। डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू ऑफ मोर देन 0.4 मीन्स, अब देखिए मैंने दोबारा लिखा है कि ये फैसिलिटी वैल्यू या डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू, इसको मुख्तलिफ नामों से याद किया जाता है। 0.30 से 1 तक ही करती है रेंज। अब अगर 0.30 से 1 के दरमियान होगी इसकी वैल्यू तो ये एक्सेप्टेबल होती है। हाँ, ये अलग बात है कि 0.30 के करीब आके ये मुश्किल हो जाती है और 1 के करीब आसान हो जाती है। लेकिन 0.30 से नीचे आएगी तो ये डिफ़िकल्ट हो जाएगी और ये इसको फिर हम एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, तो ये अगर 0.4 है तो इसका मतलब है वो 0.3 से अबव है, तो 0.3 से अबव है तो 0.3 से 1 की रेंज में आ रही है, तो इसको फिर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इट इज़ एक्सेप्टेबल। टेस्ट involving the construction of a certain pattern or solving problem in terms of concrete material, ठोस अशिया के साथ बच्चे जब इंटरेक्शन करते हैं, उनसे कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं, मिसाल के तौर पर ब्रिज बना रहे हैं ब्लॉक से, ठीक है, या कोई टावर बना रहे होते हैं, वो करके दिखा रहे होते हैं, यानी कि वो उनको कंक्रीट मटेरियल, यानी कि वो ब्लॉक्स जिसे कहते हैं, वो उनके साथ उनको हैंडल करना पड़ेगा उस मटेरियल को और कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो इस में वो क्या कर रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ऐसा टेस्ट जो है वो परफॉर्मेंस टेस्ट कहलाएगा, करके दिखाना पड़ेगा। इन मल्टीपल चॉइस आइटम द स्टेम ऑफ द आइटम शुड बी मीनिंगफुल, ये गाइडलाइंस होती हैं हर किस्म के टेस्ट के लिए। तो मल्टीपल टाइप MCQ टेस्ट है उसमें जो उसकी स्टेम है, यानी कि जो स्टेटमेंट होती है, मीनिंगफुल का मतलब ये पता चले कि क्या पूछा गया है, ताकि आप दिए गए जवाब मार्क में से उन्हीं में से सिलेक्ट करें, आपको पता हो कि क्या पूछा गया। बामेनियो, विच अप्रोप्रिएट वर्ब विल यू यूज़ टू मेक एन ऑब्जेक्टिव बिहेवियर, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव से मुराद, यानी कि जब टीचर पढ़ाता है तो उसके बिहेवियर में जो तब्दीली आती है तो वो उसको तब्दीली कैसे आती है, वो उसमें ऐड करता है, इजाफा करता है, वो नॉलेज उसमें क्या होता है, बिल्ड होता है, कंस्ट्रक्ट होता है। तो कंस्ट्रक्ट होने को बिल्ड कहते हैं, यानी कि उसमें बिहेवियर में तब्दीली आई, तामीरी काम हुआ है। तो इसी को क्या कहा जाता है, उसके लिए जो वर्ब इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल होता है टू कंस्ट्रक्ट, कि उसमें एडिशन हुआ है, इजाफा हुआ है, यानी कि तामीरी काम हुआ। ऑब्जेक्टिव रिप्रेजेंटिंग द पर्पस ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑन अ टीचर इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स वो होते हैं। इंस्ट्रक्शन का लफ्ज़ स्टेटमेंट में आ गया है, यहाँ पे भी यही मुराद है कि जो अहदाफ
जो मकासद तालीम टीचर ने कन्वे करने होते हैं उनको इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, और वो ऑब्जेक्टिव इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स कहलाते हैं, यानी कि वो कंटेंट वो एक्सपीरियंस जो टीचर ने डिलीवर करने उनको इंस्ट्रक्शंस कहा जाता है। द मेन एडवांटेज ऑफ ऐसे टाइप की एडवांटेज क्या है? देखिए, ऐसे टाइप जो है वो ऐसे सवाल होते हैं जिनको जवाब देने के लिए हम हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, जिसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, कंपैरिजन हो गया, कंट्रास्ट हो गया, जिसमें इंटीग्रेशन हो गया, सिंथेसिस हो गया, क्रिटिसाइज हो गया, क्रिएटिविटी हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, ये सारी चीज़ें हम अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। तो ये हमें ऐसे टाइप क्वेश्चन में ये सहूलत मिलती है। दे कैन मेजर कम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम, इन्हीं चीज़ों को, हायर थिंकिंग एबिलिटीज़ को कम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम कहा जाता है, जिसमें हम सिर्फ ये नहीं बता रहे होते कि बस आदाद व शुमार बता देना और आम सी इन्फॉर्मेशन नहीं, बल्कि हम क्रिटिसाइज भी कर रहे होते हैं, कंपेयर कंट्रास्ट क्रिएट कर रहे होते हैं, इसको कम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम कहा जाता है। तो ये हम यहाँ पे कर सकते हैं, और ये विच कैन नॉट बी मेजर विद अदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, और ये चीज़ें बाकी चीज़ों में हम नहीं कर सकते, जिस तरह ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स में नहीं कर सकते, सप्लाई आइटम में नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ऐसे में ये कर सकते हैं हम कि हम अपने हिसाब से चीज़ों को इंटीग्रेट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और रिलेट करते हैं, और उनको इवेलुएट भी कर सकते हैं। रनिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्टिव बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट एज एन ऑब्जर्व बाय द टीचर। रनिंग डिस्क्रिप्शन से मुराद ये होता है कि बच्चा क्लास में जो कुछ कर रहा है, टीचर उसको ऑब्जर्व करता है, टीचर ने उसका रिकॉर्ड कीप किया हो, यानी कि एक बच्चा जो है वो शरारती है तो टीचर उसको देख रहा है, और वो फिर किसी और पीरियड में भी शरारत करता है, टीचर के रिकॉर्ड में वो चूँकि जब भी उसे देखता है वो शरारत ही कर रहा होता है, तो वो रनिंग डिस्क्रिप्शन का मतलब ये है उसे शरारत करता हुआ देखता है, उसको वो काम करता हुआ देखता है। एक्टिव बिहेवियर यानी कि वो उसी काम में एक्टिव है। ऑफ अ स्टूडेंट ऑब्जर्व्ड बाय द टीचर, इसको कहते हैं उर्दू में वाकयाती रिकॉर्ड या एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहा जाता है, कि बच्चे क्लास में क्या कर रहे हैं, और टीचर के जहन में, चूँकि वो क्लास को जानता होता है, तो उसके जहन में ये होता है कि ये बच्चे को मैंने बार बार देखा है, मैंने इसको रिकॉर्ड किया है, या मेरे जहन में इसका रिकॉर्ड ऐसा है, तो वो उस स्टूडेंट के बारे में उसका एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है। अ टेस्ट वेरी पॉपुलर विद द क्लासरूम टीचर, तो सबसे ज़्यादा टेस्ट, कभी भी पॉपुलर टेस्ट की बात है, किसी कंट्री में बात है, क्लासरूम के हिसाब से है, या जो भी कंट्री में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो मल्टीपल चॉइस आइटम होता है। फ्रीक्वेंटली यूज टूल्स फॉर समेटिव इवेल्यूशन आर, कोई भी इवेल्यूशन हो हम उसके लिए टेस्ट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो टेस्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, इससे पहले हम नॉर्म रेफरेंस टेस्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें हम स्टूडेंट्स के साथ, ग्रुप्स के साथ, उनके इंडिविजुअल्स के साथ क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि वो किस पोजीशन में है, रैंक और ऑर्डर की बात करते हैं। जबकि क्राइटेरियन रेफरेंस में हम क्या करते हैं, हम एक क्राइटेरिया सेट करते हैं, उसमें हम रैंक नहीं करते, ये नहीं बताते कि इसकी पोजीशन कितनी है, ये किस हिसाब से कहाँ पे खड़ा है ना, वो किधर होता है, वो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में होता है। क्राइटेरियन में हम ये तयन करते हैं कि भाई जिसने ये जवाब बता दिया उसको ये चीज़ मिल जाएगी, वो ये इस काबिल होगा वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे जो ए यूज़ है दैट इज असजद कैन स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि ये बताया जा रहा है, किसी ने पूछा है कि भाई कौन ये न्यूटन की सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन कर सकता है। तो आपने कोई काम करने के लिए, किसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपने क्राइटेरिया बना दिया कि कौन कौन कर सकता है, तो एक असजद था वो कर सकता है, हो सकता है कोई और भी कर दे, तो जो उस क्राइटेरिया को मीट कर जाए, आपने एक पैमाना बना दिया, मेयार बना दिया, तो वो स्टैंडर्ड जो है वो क्या कहलाता है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट कहलाता है। द मोस्ट कॉमनली यूज गैसिंग करेक्शन फार्मूला जो है वो एस इज इक्वल टू आर मनफी W/n-1, आर से मुराद होता है एस फॉर स्कोर्स होता है, आर से राइट आंसर, डब्ल्यू से रॉन्ग आंसर, एन से मुराद होता है नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स, अल्टरनेटिव से क्या मुराद है, ट्रू फॉल्स में अल्टरनेटिव दो हैं, एक ट्रू होता है एक फॉल्स होता है। MCQs में 4 होते हैं, अगर वो 4 हैं तो ठीक है। इस तरह एन से नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स मुराद लिया जाएगा, जो ट्रू फॉल्स में 2 होंगे, MCQs में 4 होंगे, ठीक है, तो उनमें से फिर एक को माइनस करके उसको हम कैलकुलेट करेंगे, ये आगे मैंने मिसालें दी हुई है उसकी। द समेटिव इवेल्यूशन इज सर्टिफाइंग जजमेंट, इवेल्यूशन जो समेटिव होती है उसकी बुनियाद पर हम जजमेंट करते हैं, जबकि डायग्नोस्टिक में हम तशखीस करते हैं, मेडिकल असिस्टेंस होती है, या लर्निंग डिफ़िकल्टीज होती है, कंटिन्यूस जो होती है या ऑन गोइंग जो होती है, वो हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इज रेंज, रेंज क्या कहलाती है, आपने बच्चों से टेस्ट लिया, 30 बच्चे थे, एक बच्चे के जो है 100 में से 90 नंबर आए, दूसरे के 30 आए, तो बाकी भी दरमियान में थे, लेकिन मैक्सिमम से मिनिमम यानी कि 90 से 30 आपने निकालना है, तो वो 60 बच्चे का जी एक रेंज है, इस रेंज में आपके स्कोर है। द नंबर ऑफ स्कोर लाइंग इन क्लास इंटरवल, वो स्कोर जो किसी इंटरवल यानी कि बार बार दोहराए जाए, तो वो फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और स्टेटिस्टिक्स में फिर इसी को मॉड कहा जाता है, ठीक है, यहाँ पे इस हिसाब से पूछा गया, तो ये फ्रीक्वेंसी है, यानी कि बार बार रिपीट हुए, इंटरवली बार बार दोहराए जाते हैं।
तो स्टेटिस्टिकली इसको हम क्या कहते हैं, मॉड कहते हैं, ऐसा नंबर जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो। A multiple choice question is composed of a question or statement referred as STEM. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन याद रखें, उसके जो ऊपर तहरीर होती है वो स्टेम कहलाती है, जबकि जो चारों ऑप्शन होते हैं वो सजेस्टेड आंसर कहलाते हैं। उनमें से जो ठीक होता है वो करेक्ट होता है, वो एक होता है, उसको आंसर कहते हैं, और बाकी तीन जो गलत होंगे उसको हम डिस्ट्रक्टर कहते हैं। इन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट विच आइटम इज़ बेस्ट, देखिए डिफ़िकल्टी लेवल जो होता है ना वो 30 से 70 के दरमियान होता है, जब आगे पढ़ेंगे। तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट के लिए क्या होता है कि वो 50 तक होना चाहिए, ये रिकमेंडेड है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट के लिए। विच क्वेश्चन हैव इंक्रीजिंग ऑब्जेक्टिविटी ऑफ मार्किंग, इंक्रीजिंग ऑब्जेक्टिविटी से मुराद ये है कि हम अपने पल्ले से ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, हम मजबूर हैं, जो हमें पैमाना दिया गया है, जो की दी गई, हमने उसके अकॉर्डिंग चेक करना है। तो उसको चाहे मैं चेक करूं उतने नंबर दूंगा, चाहे आप चेक करें भी उतने नंबर देंगे, कोई मशीन चेक करे, कोई तीसरा चौथा बंदा चेक करे, तो वो सिर्फ एक में पॉसिबल है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर्ड शॉर्ट आंसर, स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड में हम मुत्तफिक बाज़ नहीं भी हो सकते, तो हम बाज़ उसमें से अपने हिसाब से नंबर काट लेते। तो ऑब्जेक्टिविटी कहाँ होती है, यानी कि बिल्कुल हम अपने पल्ले से कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते, वो सिर्फ मल्टीपल टाइप क्वेश्चन में होती है। द मोस्ट वाइडली यूज फॉर्मेट ऑन स्टैंडर्डाइज टेस्ट इन यूएसए में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टेस्ट भी मल्टीपल चॉइस टेस्ट होता है। विच क्वेश्चन आर डिफिकल्ट टू मार्क विद रिलायबिलिटी, देखिए रिलायबिलिटी से मुराद होता है कंसिस्टेंसी इन स्कोर्स। हो सकता है बाकी में भी डिफ़िकल्ट हो, लेकिन वो जिसमें सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है वो कौन सा होता है, वो होता है अनस्ट्रक्चर्ड ऐसे, इससे मुराद क्या है। देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो है ना वो तो ऑब्जेक्टिविटी होती है, वहाँ पे रिलायबिलिटी रहेगी, यानी कि सेम स्कोर रहेगी, कंसिस्टेंसी रहेगी, आप करें चेक मैं करूँ चेक, सारे एक ही स्कोर रहेगी। शॉर्ट आंसर में भी ना हमने एक लाइन की या दो लाइनों की इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, तो इसमें भी इम्कान होता है कि हम बराबर नंबर दे दें, यानी कि बहुत ही कम इम्कान है कि ऑब्जेक्टिविटी का फैक्टर लूज। स्ट्रक्चर्ड ऐसे कौन से होते हैं, बाज़ का आपने अगर पेपर देखो तो उसमें लिखा होता है, अगर क़ायद आज़म पे मजमून लिखे, साथ में ये चीज़ें भी मेंशन होती हैं कि किन किन क्राइटेरियाज़ पर आपने इस मजमून पे नोट लिखना है। उसमें उसकी पैदाइश हो गई, उसमें उसकी इब्तदाई तालीम शामिल कर लें, उसकी वो कहते हैं इसमें आप उसकी वकालत के बारे में भी लिखें, थोड़ा सा सियासत के बारे में लिखना है, और आखिर पे वफ़ात के बारे में लिखना है, तो वो बता देगा कि दो दो तीन तीन, दो दो तीन तीन नंबर की ये चीज़ें हैं। तो वहाँ पे भी ऑब्जेक्टिविटी फिर भी गुजारा किया जा सकता है। लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड ऐसे ऐसा है जो बिल्कुल आप किसी को खुली छूट दे देते, आप कहते हैं कि भाई करप्शन है उस पर मजमून लिखें, तो किसी ने करप्शन पर मजमून लिखा, उसके असबाब और उसके हल पर, तो किसी ने ऐसे वो फिर उसको खुली आपने छोड़ दे दिया, आपने कोई बाउंड्रीज नहीं लगाई कि क्या क्या पहलू लिखे ना। तो आपने क्या किया, वो किसी ने इसबाब कुछ लिखे, किसी ने कुछ, हो सकता है मैं उसके इसबाब से मैं कुछ एग्री करता हूँ, किसी नहीं करता, किसी आप करते हैं किसी नहीं करते, हो सकता है उसने जिसको सबब नंबर पहला कहा है मैं उसको वो सबब नहीं समझता, आप किसी और को उसका सबब समझ, वगैरह वगैरह, उसके हल पर मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। तो आप हो सकता है आप मुत्तफिक हो मैं ना हूँ, तो क्या होगा कि मैं उसे कुछ और नंबर दूंगा, आप उसे कुछ और नंबर देंगे, तीसरा बंदा उसे कुछ और नंबर देगा, चौथा में भी कोई और नंबर दे दे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्कान है कि रिलायबिलिटी बिल्कुल नहीं रहेगी। तो यहाँ पर ये अनस्ट्रक्चर्ड ऐसे जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं और रिलायबिलिटी नहीं होती है। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर यूज टू मेजर पर्सनैलिटी, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो है वो सिगमंड फ्राइड की जो थ्योरी है साइकोएनालिसिस, उसकी जो अनकॉन्शियस माइंड को डिस्कवर करने के लिए लोगों की जो क्या किया जाता है, क्लिनिकल साइकोलॉजी में उनका एनालिसिस किया जाता है, लोगों का उनसे बातचीत की जाती है, उनको डिफरेंट कार्ड्स दिखाए जाते हैं, इन प्लॉट टेस्ट लिए जाते हैं, स्टोरी सुनाई जाती है, उनसे बातचीत की जाती है, और डिफरेंट वे में उनकी अनकॉन्शियस माइंड को जो है वो एड्रेस किया जाता है। तो ये पर्सनैलिटी की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। टेस्ट मेंट फॉर प्रडिक्शन ऑफ अ सर्टन क्राइटेरियन, ऐसा टेस्ट जिसमें हम फ्यूचर के लिए प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये इस बच्चे में कितना पोटेंशियल है, कि ये आगे जाकर क्या बनेगा, क्या इसमें इतनी सलाहियत है कि वो डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, इससे हम पता चला है कि ये इसमें इतना पोटेंशियल है कि नहीं है। तो वो उसका एप्टीट्यूड टेस्ट कहलाता है। याद रखिए एप्टीट्यूड टेस्ट में हमेशा हम प्रेडिक्शन करते हैं फ्यूचर के लिए, प्रेडिक्शन हमेशा फ्यूचर के लिए होती है, ठीक है। तो इसके लिए प्रेडिक्शन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है या फ्यूचर परफॉर्मेंस का भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो वो हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट हमें ये बताता है कि इन फ्यूचर बच्चे में ये सलाहियत है ये बनने की या नहीं। क्यूड रिचर्डसन मेथड इज़ यूज टू एस्टिमेट रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी की बहुत सी टाइप्स हैं, टेस्ट रिलायबिलिटी है, इंटरनल इंटररेट रिलायबिलिटी है, इंटररेट रिलायबिलिटी है, वगैरह वगैरह।
उसमें से एक मेथड है रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए, वो है क्यूड रिचर्डसन मेथड। इसका एक फार्मूला भी है, तो ये रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये आपने याद रखना है। 45 है वैल्यू दैट डिवाइड्स डाटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स। मीडियन, मीडियन एक ऐसी वैल्यू होती है जो डाटा को क्या करती है, दो हिस्सों में बराबर, यानी कि हाफ ऑफ द स्कोर उसके दाएं जाने होते हैं, हाफ ऑफ द स्कोर बाएं जाने, या हाफ ऑफ द स्कोर ऊपर होंगे या नीचे होंगे, ठीक है। और ये बिल्कुल एग्जैक्ट मीडियन दरमियान में होता है। इसको कैलकुलेट कैसे करना है मैं आगे आपको बताता हूँ। मीन क्या होता है, एवरेज होता है। मैं चारों को पहले बता दूँ, ये जो स्टेटिस्टिकल डिफरेंट टर्म्स हैं। मीन औसत है और एवरेज औसत क्या होता है, सारे स्कोर जमा करें। फ़र्ज़ करें आपने 50 बच्चों से टेस्ट लिया, तो 100 में से किसी के 80 नंबर आए, किसी के 85 आए, 75 आए, 60 आए, 85 आए, तो 50 के 50 बच्चों के सारे स्कोर आप जमा करके उनकी तादाद यानी कि 50 पे तकसीम कर देंगे, तो मीन निकल आएगा, एवरेज औसत। मीडियन मैंने आपको बता दिया है। मॉड होता है फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू। हो सकता है आपने टेस्ट लिया, 5 बच्चे ऐसे थे जिनमें से उन पाँचों के 65 नंबर आए, तो जो ज़्यादा बार नंबर आएंगे वो मॉड होगा, ठीक हो गया। द टेस्ट मेयर व्हाट वी इंटेंडेड टू मेयर, दिस क्वालिटी ऑफ टेस्ट इज कॉल्ड वैलिडिटी। अब देखें वैलिडिटी क्या होती है। क्वालिटीज़ ऑफ टेस्ट में से वैलिडिटी से मुराद ये है कि आपने जो चीज़ मेयर करनी है, जिस चीज़ का टेस्ट लेना है, आपका जो टेस्ट है, आपका जो सैंपल है, आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, उसके जो आइटम है वो भी उसी टेस्ट से मुतल्लिक़ हो। मिसाल के तौर पर आपने मैथमेटिक्स का टेस्ट लेना है, तो आपका टेस्ट वैलिड तब होगा जब उसके सवाल मैथमेटिक्स के सवालों पर मुश्तमिल होंगे, उसी कंटेंट पर मुश्तमिल होंगे जो आप जिनको मेयर करना मकसूद है, इंटेंडेड मकसूद है। ऐसा नहीं हो सकता आप जो है उसको केमिस्ट्री का टेस्ट इस्तेमाल है, तो केमिस्ट्री का टेस्ट मैथमेटिक्स की सलाहियत को मेयर करके नहीं देगा आपको। तो वैलिड तब होगा वो मैथमेटिक्स के लिए जब वो मैथमेटिक्स का ही टेस्ट होगा। जिस चीज़ को इंटेंशन है, आप चाहते हैं कि इस चीज़ को ही मेजर किया जाए, तो टेस्ट आइटम उसी पर मुश्तमिल हो, इसको कहते हैं वैलिडिटी। द लेंथ ऑफ अ टेस्ट इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन ऑब्टेनिंग द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। लेंथ ऑफ द टेस्ट एक इम्पोर्टेंट, देखें जब आप टेस्ट बनाते हैं आपको एक आप सैंपल लेते हैं। सैंपल से मुराद ये है कि आप अपनी बुक से चंद सवालात का इंतखाब करते हैं, और वो लेंथ ऑफ द सैंपल ज़रूरी है ताकि बच्चों को क्या कि इस अमल को एडिक्वेसी कहते हैं। ये एक आगे एक टर्म आएगी जिसको हम पढ़ेंगे। तो आप एक पूरा सैंपल लेते हैं, यानी कि काफ़ी सारे सवाल लेते हैं, वो उस लेंथ में जो भी टेस्ट की गुंजाइश है, जितना भी उसमें दामन में जगह है, ठीक है, उसके हिसाब से आप उतने सवालात का इंतखाब करते हैं, किस में से, कंटेंट में से एक पूरा सैंपल तैयार करते हैं। मीडियन, मीडियन से क्या मुराद होता है। मीडियन, जब भी हम मीडियन कहते हैं मिडिल वैल्यू का, अब मैंने आपको बताना है कि मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। याद रखें एक अहम बात, जब भी मीडियन कैलकुलेट करना हो तो आपने सबसे पहले डाटा को क्या करना होता है, ऑर्गेनाइज करना होता है असेंडिंग आर्डर में, क्योंकि ये मिडिल वैल्यू होती है। और मिडिल वैल्यू के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डाटा को असेंडिंग आर्डर में ऑर्गेनाइज। अब उसके दो इम्कान हो सकते हैं, या तो वो डाटे की तादाद जुफ्त होगी या ताक होगी। अगर तो ताक होगी तो साफ ज़ाहिर फिर तो मसला हल हो गया। आधे फ़र्ज़ करें 9 है तो 4 इधर होंगे 4 उधर होंगे, दरमियान वाला जो है वो जो पाँचवा बनेगा, यानी कि वो 9 पूरे हो जाएंगे, वो क्या हो जाएगा, वो आपका मीडियन होगा, दरमियान वाले इंसान। लेकिन अगर तादाद जुफ्त है, तो जिस तरह यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो जुफ्त होने की सूरत में आपने क्या करना होता है, दरमियान वाली दो वैल्यूज़ को जमा करना होता है और उनका मीन निकालना होता है, यानी कि 2 पे तकसीम करना होता है। तो यहाँ पे 3 और 4 है, दरमियान वाली जुफ्त है, हमने अरेंज किया, पता चला जुफ्त है, तो जुफ्त होने की सूरत में दरमियान में तो कोई इंसान नहीं है, तो हमने 3 और 4 को दो वैल्यूज़ को जमा किया दरमियान वाली को, और उनका मीन निकाला, यानी कि 2 पे तकसीम किया, तो हमारे पास नई वैल्यू आई 3.5, तो वो 3.5 हमारा क्या है जी, मीडियन होगा। द फार्मूला टू फॉर मीन इज़, मीन जो है उसको जो एवरेज है या औसत जिसको कहते हैं, उसका फार्मूला है जो है वो है सिग्मा। ये ई जो लिखा हुआ है असल में ये सिग्मा है, ठीक है। सिग्मा यानी कि सम ऑफ एक्स, यानी कि नंबर जितने भी, सम का मतलब है जितने भी स्कोर है उनका मजमुआ, सम सिग्मा एक्स बटा एन, यानी कि उनकी तादाद, ठीक है। जिस तरह मैंने ऊपर मिसाल दिया कि 50 बच्चों ने टेस्ट दिए हैं, तो जिसके जितने नंबर है उनका सबको जमा करें, और अगर 50 बच्चे हैं तो उनको 50 पे तकसीम कर दें। द टेस्ट मेड टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट विद अदर स्टूडेंट्स, तो ये नॉर्म रेफरेंस होता है एक स्टूडेंट्स की दूसरे स्टूडेंट्स के साथ जब कंपैरिजन किया जाता है। परफॉर्मेंस, इसमें परसेंटाइल इस्तेमाल होता है, ठीक है, रैंक इस्तेमाल होता है, ऑर्डर इस्तेमाल होता है, पोजीशन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। समेटिव इवैल्यूएशन जो है वो एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम होती है, जिसकी बुनियाद पर हम जजमेंट करते हैं। द अपीयरेंस ऑफ द नॉर्मल कर्व रिजेंबल्स विद, देखिए जब हम डाटा को ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर वो
तो ऐसा होता है कि अक्सर स्कोर जो है वो मीन के अराउंड होते हैं, ठीक है। और अपने इंतहाई एंड पर जो ज़्यादा स्कोर है वो भी कम होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा स्कोर बहुत कम होंगे, और बहुत कम स्कोर भी बहुत कम होंगे, और बहुत सारा डाटा एवरेज स्कोर के दरमियान होगा। तो अगर इस सूरत हाल को हम ग्राफिकल पिक्चर में ड्रॉ करेंगे, ग्राफ में जो है वो लिखेंगे उनकी परफॉर्मेंस को, तो जब उसको डॉट्स को मिलाएंगे तो वो एक बेल शेप कर्व बन जाएगा। तो अगर वो नॉर्मल है, तो जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो इसको हम बेल शेप कहते हैं, ठीक है। वो बेल शेप में बनती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। 53 है द अल्टरनेटिव नेम ऑफ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है वो उसका जो दूसरा नाम है वो टेस्ट ब्लू प्रिंट है। ब्लू प्रिंट कहते हैं खाका। अब ये क्यों इस्तेमाल होता है ये मैं आपको 54 में बताता हूँ। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन हेल्प्स इन टेस्ट डेवलपमेंट। ये टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन या टेस्ट ब्लू प्रिंट जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है? टेस्ट डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। अब कैसे कि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन में ना इसको टू वे चार्ट भी कहा जाता है, याद रखना है आपने, टू वे चार्ट। अब ये क्या होता है, एक तरफ होता है आपने उस बुक के फ़र्ज़ करें 8 चैप्टर्स हैं, तो एक तरफ आपने उसके चैप्टर्स लिखे होते हैं कि पहला दूसरा चौथा इस तरह 8 चैप्टर। दूसरी तरफ आप इसमें कोई ना कोई टेक्सोनोमी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फ़र्ज़ करें आप ब्लूम्स टेक्सोनोमी इस्तेमाल करें। उसमें उसके 6 लेवल्स हैं, नॉलेज, कम्प्रहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। तो एक तरफ ये आ गया टेक्सोनोमी, दूसरी तरफ आपके क्या आ गए? चैप्टर्स। अब आपने ये करना होता है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन की मदद से, जो चीज़ ये करके देता है आपको कि आपने तमाम तर चैप्टर से कुछ ना कुछ सवाल लेने होते हैं। हर चैप्टर में से आपने नॉलेज लेवल के भी सवाल लेने हैं, हर चैप्टर से आपने कॉम्प्रहेंशन लेवल के भी कुछ सवाल लेने हैं। इसी तरह कोशिश करना है कि कंटेंट के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से, जितना सैम्पल बनाना उसके हिसाब से आप एप्लीकेशन लेवल के भी, एनालिसिस लेवल के भी सवाल तमाम तर चैप्टर से लेंगे, ठीक है। तो ये मेक श्योर करता है कि आप तमाम कंटेंट को कवर कर रहे हैं। तो ये इससे टेस्ट डेवलपमेंट होती है। द पर्पज़ ऑफ द टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन क्या होता है? डिवेलप इंटीग्रेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स एंड द कंटेंट्स। जो आपके ऑब्जेक्टिव है और कंटेंट है ना, इनके जो आप मेजर करना चाहते हैं और किस कंटेंट से मेजर करना चाहते हैं, तो उसी कंटेंट पूरे को वो कवर करेगी। टू डिवेलप अ बैलेंस टेस्ट। साफ ज़रा ऐसा तो नहीं हो सकता आप बच्चों को कहें कि 8 चैप्टर का टेस्ट है और आप 100 नंबर का टेस्ट पहले 2 चैप्टर से बना लें या आखिरी आखिरी 1 चैप्टर से बना लें, ऐसा नहीं होता। बल्कि आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, एक हारमोनियस डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी। टू डिवेलप द टीचर, टू हेल्प द टीचर फॉर सैम्पलिंग क्वेश्चन फ्रॉम ऑल कंटेंट। बिल्कुल टीचर को ये हेल्प करता है जो भी टेस्ट डेवलप कर रहा होगा कि सारे कंटेंट को कवर करें। तो ये सारे काम करता है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इज प्रिपेयर्ड क्यों? डेवलपिंग लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। साफ ज़ाहिर है हमने जो कुछ पढ़ाया है हम उसको देखते हैं क्योंकि हमने उसी में से टेस्ट लेना है। प्रिपेयरिंग द ड्राफ्ट ऑफ कोर्स कंटेंट। जो कोर्स में वही बात है, हमने वही चीज़ पढ़ाई जो कोर्स में, तो वो सेम बात होगी। कोर्स कंटेंट का ड्राफ्ट तैयार करना कि इतने लेसन है, इतने चैप्टर हैं, यहाँ से हमने टेस्ट बनाना है। और प्रिपेयरिंग टू वे चार्ट, वही टू वे चार्ट, एक तरफ हम टेक्सोनोमी इस्तेमाल करते हैं, दूसरी तरफ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? चैप्टर इस्तेमाल करते हैं। और दोनों में से हम दोनों को हम टेक्सोनोमी के लेवल्स को हर एरिया में से उसके कंटेंट में से सवाल उसके सेलेक्ट करके टेस्ट का हिस्सा बनाते हैं। टू द सप्लाई टाइप टेस्ट आइटम इज। सप्लाई का मतलब होता है ऐसा टेस्ट जिसमें जवाब दिया गया नहीं है, हमने खुद से जवाब देना है। देखिए ना, ट्रू फॉल्स में हमें पता है ट्रू और फॉल्स है, ये हम सप्लाई नहीं कर रहे, हम सिर्फ मार्क कर रहे हैं। मैचिंग आइटम में पता है हम सिर्फ मैच कर रहे हैं, जवाब दिए गए। एमसीक्यूज में जवाब दिए गए, हम सिर्फ मार्क कर रहे हैं। कंप्लीशन में ये होता है जिसको हम खाली जगह कहते हैं कि आपने खुद लफ्ज़ प्रोड्यूस करना है, आपको बताया गया नहीं जाओ तो आपने खुद सप्लाई करना होता है। इसको कंप्लीशन आइटम यानी कि खाली जगह कहते हैं। अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स से मुराद क्या है? यानी कि मुतबादल, तो वो राइट एंड रॉन्ग भी कह रहे हैं, राइट हो सकता है या नॉट, या इसको ट्रू एंड फॉल्स कह लें या करेक्ट इनकरेक्ट, तो ये सारे एक ही बात। हाउ मैनी कॉलम्स मैचिंग आइटम्स हैव। कॉलम में 2 कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो द आइटम इन द कॉलम फॉर विच अ मैच इज सॉट। कॉलम में जिसका हम ताल्लुक यानी कि समझ रिश्ता ढूंढ रहे होते हैं, जिसको हम मैच कर रहे होते हैं, जिसका मैच ढूंढ रहे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? प्रीमाइज कहते हैं। ठीक हो गया। जिसका मैच ढूंढ रहे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको, उस लफ्ज़ को हम प्रीमाइज कहते हैं, उस इंफॉर्मेशन को हम प्रीमाइज कहते हैं। आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स इज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाई। अब कौन सी टेस्ट है जो 2 चीज़ों में हम रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करते हैं? वो भी कॉलम मैचिंग है। मैचिंग आइटम कहते हैं कि एक तरफ फर्ज कर दिया हुआ है यहाँ भी मुल्कों के नाम, एक तरफ दिए उनके कैपिटल के नाम, तो आप मिलाएंगे उनको भी, इसका कैपिटल वो है, इसका कैपिटल वो है, वगैरह वगैरह। तो ये 2 में आप आइडेंटिफाई करते हैं रिलेशनशिप। द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम इन एमसीक्यूज इज कॉल्ड स्टेम।
देखिए पीछे हमने डिस्कस किया है कि स्टेटमेंट जो है वो स्टेम कहलाती है, ठीक है। उसके जो तमाम आंसर हैं वो सजेस्टेड आंसर कहलाते हैं, जो ठीक होता है वो आंसर कहलाता है, और बाकी तीनों डिस्ट्रक्टर कहलाते हैं। द लिस्ट ऑफ सजेस्टेड आंसर, सजेस्टेड आंसर को आप अल्टरनेटिव्स यानी कि वो सारे मुतबादल के तौर पर दिए गए आपको, अब आपकी मर्जी जो इंतखाब करें, या चॉइसेस दी गई आपको, जो ऑप्शंस दिए गए, तो इन सबको कहा जाता है सजेस्टेड आंसर। द करेक्ट आंसर इज कॉल्ड एमसीक्यूज, वो ऑप्शन जो है जो करेक्ट होगा उसको हम आंसर कहते हैं, ठीक है। और जो इनकरेक्ट होते हैं हम उनको क्या कहते हैं 65 में, वो डिस्ट्रक्टर है। द मोस्ट वाइडली यूज वाइडली एप्लीकेबल आइटम जो है वो एमसीक्यूज है, यानी कि आइटम का मतलब याद रखें सवाल होता है, कि सबसे कौन से ज़्यादा सवाल मशहूर हैं, वो आइटम एमसीक्यूज है। यूएसए में भी वही इस्तेमाल होते हैं, हर जगह तकरीबन एमसीक्यूज इस्तेमाल होते हैं। द टाइप ऑफ ऐसे आइटम्स इन विच करेक्शन आर कंटेंट आर लिमिटेड, रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स। कंटेंट लिमिटेड ये होता है, आपसे ये कह दिया जाए कि 300 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून लिखे, 80 अल्फाज पर मुश्तमिल समरी लिखे, तो ये आपको लिमिटेड कर दिया गया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स आइटम। उसके बाद क्या कहलाता है जी, द एबिलिटी टू सेलेक्ट, ऑर्गेनाइज, इंटीग्रेट एंड इवेलुएट आइडियाज़, ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स याद रखें, ऐसे टाइप या एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन इसको हम कहते हैं, यानी कि एक्सटेंडेड का मतलब है हमें बड़ी वुसअत दी गई है, हम बड़ी वजाहत के साथ, बड़ी फसाहत और बलागत के साथ अपने आइडियाज़ को, अपने एनालिसिस को, अपनी रिकमेंडेशन को, सजेशंस को, इंटरप्रटेशन को पेश कर सकते हैं, अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मतलब मुख्तलिफ ख्यालात को जमा कर सकते हैं, उनको में ताल्लुक़ पैदा कर सकते हैं, जजमेंट एवेलुएट कर सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स में होता है, बाकी में ये सूरत मौजूद नहीं होती। द स्कोर ऑफ अ स्टूडेंट गेटिंग 70 करेक्ट एंड 30 इनकरेक्ट इन ट्रू फॉल्स आइटम्स बाय अप्लाइंग गेसिंग करेक्शन फार्मूला। वो कह रहा है कि भाई ये मुश्किल सवाल नहीं, आसान है, मैंने साथ हल किया हुआ है, कि गेसिंग करेक्शन फार्मूला के मुताबिक आप बताएं कि अगर एक बच्चे के 70 सवाल ठीक है, 30 गलत है ट्रू फॉल्स में, तो वो क्या उसका जो है स्कोर आएगा। देखिए आर से मुराद होता है राइट आंसर करेक्ट, डब्ल्यू से मुराद होता है रॉन्ग यानी कि इनकरेक्ट, एन से मुराद होता है अल्टरनेटिव, और उनसे माइनस करना है 1। अब इस स्टेटमेंट के मुताबिक हमारे 70 जो है वो क्या है, राइट है, तो आर इज इक्वल टू 70, रॉन्ग जो है वो 30 है। एन जो है उसकी वैल्यू 2 है, क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेटिव ट्रू फॉल्स में करेक्ट इनकरेक्ट में 2 होते हैं, ट्रू या फॉल्स, तो 2 में से एक हमने माइनस करना है, तो ये 2 में से जब एक माइनस होगा तो एक ही बच जाएगा, तो वो एक 30 पर तकसीम होगा तो 30 ही बचेगा सिर्फ, तो 70 में से 30 मनफी हो जाए तो जवाब क्या आएगा, 40 आएगा। अब यही सेम सवाल है, लेकिन एक चीज़ उन्होंने चेंज कर दिया, वो है कि उन्होंने ट्रू फॉल्स की जगह एमसीक्यूज हैविंग 4 ऑप्शन लगा दिए, यानी कि एन की वैल्यू बदल दी। तो वही बात है कि 70 करेक्ट है, 30 इनकरेक्ट है, एन की वैल्यू अब 4 है, क्योंकि उसने आगे जिक्र किया हुआ है हैविंग 4 ऑप्शन। अब 4 में से अब एक माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। अब हम इसका लीस्ट काउंट मल्टीपल इजाफे कर लेंगे, 70/1 कर देंगे, 30/3 कर देंगे, तो 3 इजाफे कल आ गया। एक 3 टाइम्स जाता है 3 पर, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 70 से 210 हो जाएगा। 3 1 टाइम जाता है तो 30 का 30 आ जाएगा, 210 में से 30 को माइनस करेंगे तो 180/3 आ जाएगा, जब इसको फिर 3 पर तकसीम करेंगे तो 60 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 60 ये मैंने आपको सॉल्व कर दिया। द एनालिसिस ऑफ आइटम इज नेसेसरी इन स्टैंडर्डाइज टेस्ट। देखें याद रखें स्टैंडर्डाइज टेस्ट में और बाकी टेस्टों में नॉर्म्स का, या नॉर्म्स से मुराद होता है कि जहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं, नॉर्म्स पाई जाती है, कि आप पहले ऑब्जेक्टिव्स का तयन करते हैं, आप उनसे उनको एनालाइज करते हैं, उसके बाद उनको उनकी पायलटिंग करते हैं, उनको भी टेस्ट करते हैं, फिर बाद में उनकी जो है फॉर्म्स और पेपर बना के डिस्ट्रीब्यूट, तो ये एक पूरे नॉर्म्स होती है उसकी। तो ये एनालिसिस ऑफ आइटम कहाँ किया जाता है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट में, क्योंकि बाकी जितने भी टेस्ट है, खैर यहाँ पे सिर्फ टीचर में दिया गया, टीचर तो अपने हिसाब से जो वो चाहता है उसने पढ़ाया, उसको अचीव किया है बच्चों ने या नहीं, तो वो उनको लिखवा देता है, दे देता है, ठीक है। तो ये एनालिसिस कहाँ पे किया जाता है, ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट में किया जाता है। विच वन इज़ नॉट द टाइप ऑफ टेस्ट बाय पर्पस, तो बाकी सारे टेस्ट बाय पर्पस है, लेकिन ऐसे टाइप टेस्ट बाय पर्पस नहीं है। द टाइप ऑफ टेस्ट बाय मेथड, अब सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप जो टेस्ट है वो टेस्ट बाय मेथड है, बाकी सारे टेस्ट बाय मेथड नहीं है, ठीक हो गया। स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज कंपेयर विद अदर स्टूडेंट्स, तो ये दोबारा आ गया नॉर्म रेफरेंस टेस्ट।
75 नंबर सवाल है, स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद द क्लियरली डिफाइंड लर्निंग टास्क। वो जिस तरह असचद वाली उसने स्टेटमेंट पूछ ली थी कि क्या आपको ये लर्निंग है, क्या आपको पता है कि ये न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, वो उन्होंने क्राइटेरिया बना दी। तो कभी भी जब आप क्राइटेरिया बना देते हैं, स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, ठीक है, बच्चों से मुकाबला नहीं करते, आप कहते हैं कि हाँ अगर आपको ये चीज़ आती है, ये कर सकते हैं, तो आप इस काबिल हैं, तो वो कहलाता है क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। 76 है द टेस्ट दैट मेजर्स लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टूडेंट। आउटकम का मतलब ये है कि बच्चों ने क्या हासिल किया, आपने पढ़ा दिया, बच्चों ने क्या अचीव किया, बच्चों ने क्या हासिल किया, तो वो अचीवमेंट टेस्ट। मिसाल तौर पर आपने कोई टेंस पढ़ा दिया, अब आप ये जानना चाहते हैं कि बच्चों को आया है कि नहीं, आप एक फिक्रा लिखवा देते हैं, तो पता चल जाएगा कि बच्चों को अचीव हुआ है कि नहीं, तो आउटकम पता चल जाएगा उसका। द टेस्ट डिज़ाइन टू प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस। फ्यूचर परफॉर्मेंस या प्रडिक्शन के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है या टेस्ट इस्तेमाल होता है वो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या करता है, आपको ये सलाहियत मेयर करके देता है कि किस में कितना पोटेंशियल है, वो फ्यूचर में क्या बन सकता है। द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो अल्फ्रेड बी ने थे, और फार्मूला जो है वो स्टर्न ने दिया था। 80 सवाल नंबर है, आई क्यू ऑफ अ स्टूडेंट 7 सेम फिजिकल एंड मेंटल एज। मैंने सपोज कर दिया क्योंकि उसने सेम कहा है, आप 15 यानी कि एम ए भी वही है, सी ए भी वही है, फ़र्ज़ करें वो 12 है, दोनों की सेम है तो दोनों की 12, अगर 15 कर लें तो 15 का, दोनों ही 15 सेम होगी तो बस बात हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। उसको मल्टीप्लाई करें, एम ए बटा सी ए मल्टीप्लाई बाई 100, तो अगर वो भी 12 है वो भी 12 है, सेम है, तो मल्टीप्लाई 100 करें तो 100 जवाब आएगा। 81 है द आई क्यू ऑफ अ स्टूडेंट हैविंग 12 ईयर्स मेंटल एज एंड 10 ईयर्स फिजिकल एज। अब देखिए एम ए जो है वो क्या है, 12 ईयर्स है, और फिजिकल एज यानी कि जो क्रोनोलॉजिकल तब भी उम्र है उसकी, वो उसकी है 10 साल। तो 12/10 और मल्टीप्लाई करें 100 के साथ, तो 10 के साथ 100 को जो तकसीम करें तो ये 10 टाइम्स जाएगा, और 12 से उसको मल्टीप्लाई करें तो वो 120 आ जाएगा। द क्वालिटी ऑफ अ टेस्ट दैट बयर्स व्हाट इट क्लेम्स टू बयर। ये दोबारा आ गया देखिए टेस्ट की ये सलाहियत कि उसको वही मेयर करना चाहिए जो वो दावा करता है कि मैं ये मेयर करूँगा। यानी कि आप मैथ का टेस्ट लेना चाह रहे हैं तो भाई उसका कंटेंट मैथ पर होना चाहिए, वो सवालात मैथ के होने चाहिए, तो वो तब भी जाके वैलिड होगा। इसके लिए इंटेंडेड का भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है या क्लेम का भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ टेस्ट टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन हाई अचीवर्स एंड लो अचीवर्स। अब यहाँ से कुछ टेस्ट की खसूसियात शुरू हो जाती कि वो रिलायबिलिटी से मुराद ये होता है कि वो जब भी कंडक्ट किया जाए उसमें कंसिस्टेंसी हो या सेम स्कोर हो, ये दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। वैलिडिटी का से मुराद ये है कि वो इंटेंडेड टू मेयर, जो चीज़ मेयर करना मकसूद है या जो वो क्लेम कर रहा है वो उसी चीज़ को मेयर करे, यानी कि जिस चीज़ का टेस्ट है उसी चीज़ का टेस्ट हो। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि हमारी या किसी की पर्सनल राय उस पर असरअंदाज नहीं होती, एक्सटर्नल फैक्टर्स उस टेस्ट को असरअंदाज नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता कि मैं कुछ और सोचता हूँ तो मैं उसको नंबर ना दूँ, तो ये अनासर नहीं होने चाहिए। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब ये है कि टेस्ट में ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो इम्तियाज़ कायम कर सके, डिस्क्रिमिनेट या फ़र्क कायम कर सके, उसमें कुछ चीज़ें आसान हो, कुछ चीज़ें मुश्किल हो, इस तरह, ताकि पता चले कि कौन किस लेवल का स्टूडेंट। तो इस टेस्ट की सलाहियत को कि वो हाई अचीवर्स और लो अचीवर्स में इम्तियाज़ कायम करके दे सके। ऐसा ना हो कि एक आम सा टेस्ट और सारे हाई अचीवर सब जो है वो एक जैसे नंबर ले लें तो कोई फ़ायदा नहीं। तो ये सलाहियत टेस्ट की जो है वो डिफरेंशिएबिलिटी कहलाती है। इफ़ द स्कोरिंग ऑफ द टेस्ट इज़ नॉट अफेक्टेड बाई एनी फैक्टर, कि मेरी सोच क्या है, मैं आप कुछ और सोचते हैं, ये ऐसे फैक्टर यानी कि जो सब्जेक्टिव अप्रोच है कि हम हमारी सोच उस पर असरअंदाज ना हो, तो ऐसी चीज़ को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं। ठीक हो गया। द क्वालिटी ऑफ अ टेस्ट दैट गिव सेम स्कोर, याद रखें कंसिस्टेंसी का नाम इस्तेमाल हो जाए या सेम स्कोर का, कि जब भी टेस्ट को कंडक्ट किया जाए, बाद में किया जाए, उसके बाद किया जाए, ठीक है, तो वो सेम स्कोर दे, तो इस अमल को रिलायबिलिटी कहते हैं। इसके लिए दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, सेम स्कोर या कंसिस्टेंसी। इफ़ द सैम्पल ऑफ द क्वेश्चन इन द टेस्ट इज सफिशिएंटली लार्ज इनफ, तो दिस क्वालिटी ऑफ टेस्ट इज कॉल्ड एडिक्वेसी। अब इस एडिक्वेसी से क्या मुराद है, देखिए जब आप टेस्ट कंडक्ट करते हैं, फर्ज करिए आपने बच्चों को 8 चैप्टर में से टेस्ट देना है। अब आप ये नहीं कर सकते कि आपने बस क्या किया, पहले चैप्टर से टेस्ट बना दिया, नहीं, बल्कि भाई पूरे उस कंटेंट को कवर करें, एडिक्वेट तवाज़ुन मौजूद टेस्ट बनाए। या आप ये नहीं कर सकते कि आपने 50 नंबर का टेस्ट देना था तो आपने बस एक ही सवाल दे दिया। भाई उसका पूरा सैम्पल क्रिएट करें, बच्चों को परफॉर्म करने का मौका मिले, बच्चों को अपनी लर्निंग शो करने का मौका मिले, तो इस अमल को क्या कहते हैं, एडिक्वेसी कहते हैं।
तो आप एक सिंगल पॉइंट की बुनियाद पर, एक सिंगल सवाल की बुनियाद पर बच्चों की सलाहियत को जज नहीं कर सकते। हाँ भाई पूरे चैप्टर का टेस्ट था या पूरी बुक का टेस्ट था, आपने कहा भी एक सवाल जिसको आया तो ठीक है, हो सकता है इत्तेफाक से वो किसी मीडियोकर बच्चे ने तैयार किया हो, उसको आ गया हो, किसी अच्छे बच्चे से रह गया हो, तो वो तो उसको परफॉर्मेंस का मौका नहीं मिलेगा। तो पूरा सैम्पल होना चाहिए, काफ़ी सारे सवाल होने चाहिए उसमें। द क्वालिटी ऑफ अ टेस्ट शोइंग ईज ऑफ टाइम, कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरप्रिटेशन। ईज ऑफ टाइम से मुराद ये है आप वक्त पर उसको कंडक्ट कर सकते हैं। कॉस्ट से मुराद है आप टेस्ट बनाए तो आपके पास पैसे भी हो उसको कंडक्ट करने के लिए, उसकी कॉपीज़ के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन से मुराद ये है कि आप उसकी देखभाल कर सकते हैं, उसकी लुक आफ्टर कर सकते हैं, कंडक्ट करा सकते हैं। इंटरप्रिटेशन का मतलब ये आप उसको मार्क कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप टेस्ट लें लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, बजट नहीं, आपके पास बंदे नहीं है, स्टाफ नहीं है, अमला नहीं है, माहौल नहीं है, आपने टेस्ट ले लिया, अब आपके पास चेक करने का टाइम नहीं है। तो आपने ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं, टाइम, स्पेस, कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, इस सब को कहते हैं यूजिबिलिटी। आइटम एनालिसिस फोकसेस ऑन द टू फाइंड आउट। आइटम एनालिसिस में ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। आइटम एनालिसिस, आइटम से मुराद हमेशा याद रखें क्वेश्चन होता है कि जब एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट बनाया जाता है तो उसका आइटम एनालिसिस किया जाता है, यानी कि एक एक सवाल को एनालाइज किया जाता है, उसमें उसकी फैसिलिटी इंडेक्स दिया जाता है, यानी कि डिफ़िकल्टी लेवल देखा जाता है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन पावर देखी जाती है कि क्या ये हाई अचीवर्स या लो अचीवर्स को क्या कर सकता है, इम्तियाज़ कैम कर सकता है कि नहीं। इफेक्टिवनेस ऑफ डिस्ट्रक्टर देखी जाती है। इफेक्टिवनेस ऑफ डिस्ट्रक्टर से ये मुराद होता है कि वो जब MCQs टाइप टेस्ट है तो उसमें ऐसे डिस्ट्रक्टर यानी कि गलत जवाब जो है वो ऐसे डालें जिससे लोग उस तरफ रुजू करें, जिनके कंसेप्ट कमज़ोर हैं वो उनको टिक कर बैठेंगे, क्यों, उसी से तो पता चलेगा कि उनके कंसेप्ट कम है, उनको नहीं अंदाज़ा इस बात का। तो इफेक्टिव डिस्ट्रक्टर याद रख के वही होता है जो लो अचीवर को अपनी जानिब खींचता है, क्योंकि उसका अगर वो कॉन्सेप्ट कंक्रीट नहीं है, पुख्ता नहीं है, तो वो उनकी तरफ रुजू करेगा जिससे पता चलेगा कि यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। तो इफेक्टिव डिस्ट्रक्टर वही होता है जो लो अचीवर को अट्रैक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें आइटम एनालिसिस में उसका तयन किया जाता है। फैसिलिटी इंडेक्स यानी कि जिसको डिफ़िकल्टी लेवल भी कहा जाता है ऑफ एन आइटम डिटरमिन्स ईज आर डिफ़िकल्टी। फैसिलिटी इंडेक्स किसको मेजर करता है कि ये क्या आया, ये टेस्ट मुश्किल है या आसान है, जो 30 से 70% के दरमियान होता है। अगर 30 पर हो तो वो मुश्किल होता है, 70 पर आसान होता है, ठीक है। 30 से ज़्यादा कम हो तो ये फिर मज़ीद डिफ़िकल्ट हो जाता है, 70 से ऊपर हो तो ये मज़ीद आसान हो जाता है। सवाल नंबर 90, हाई एंड लो अचीवर्स आर सॉर्टेड आउट बाई डिस्क्रिमिनेशन पावर। जो लफ्ज़ खुद बता रहा है कि इम्तियाज़ कैम करना, फ़र्क कैम करना, डिस्क्रिमिनेट करना, ये सलाहियत, ये स्टेटिस्टिकल, जब सलाहियत ये स्टेटिस्टिकली चेक की जाती है कि टेस्ट की डिस्क्रिमिनेशन पावर क्या है। इससे मुराद ये होता है कि भाई वो हाई अचीवर्स और लो अचीवर्स को अलग अलग करने की सलाहियत रखता है। टेस्ट आइटम इज एक्सेप्टेबल व्हेन फैसिलिटी इंडेक्स जो है, देखिए वो 30 से 70 के दरमियान होता है। अब इससे अगले सवाल जो इसी से मुतल्लिक़ है, अगर 30 तक है तो एक्सेप्टेबल होता है, मुश्किल होता है लेकिन एक्सेप्टेबल होता है। 70 तक आसान होता है, वो भी एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। लेकिन अगर 30 से नीचे आएगा तो फिर डिफ़िकल्ट हो जाएगा, 70 से ऊपर जाएगा तो आसान हो जाएगा। टेस्ट आइटम इज़ वेरी इजी व्हेन वैल्यू ऑफ फैसिलिटी इंडेक्स या डिफ़िकल्टी लेवल इज़ हायर दैन 70%। साफ ज़रा जब 70% से अबव होगी तो वो ईजी होगी, और यही चीज़ अगर 30% होगी तो फिर वो क्या होगा, यानी कि ये स्कोर फिर कम है तो ये डिफ़िकल्ट टेस्ट हुआ ना। टेस्ट आइटम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट व्हेन वैल्यू ऑफ फैसिलिटी इंडेक्स इज या डिफ़िकल्टी लेवल इज़ लेस दैन 30%। 30 से 70 तक एक्सेप्टेबल होता है। अब 30 से भी ज़्यादा कम है तो इसका मतलब क्या होता है, ये बहुत मुश्किल। इसी तरह जो डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू होती है, अब ये देखिए 7 सवाल आ गए, इनको जज करना बहुत आसान। जो डिस्क्रिमिनेशन पावर होती है वो उसकी रेंज होती है 0.30 से 1 तक। अब ये भी अगर इनकी हदूद से बाहर नहीं जा सकते, ये हमेशा इसी रेंज में रहेगी। अगर वो 0.30 से कम है तो फिर ये भी एक्सेप्टेबल नहीं रहेगी, फिर ये भी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। टेस्ट आइटम डिस्क्रिमिनेट 100% कब डिस्क्रिमिनेट करेगा, क्योंकि ये 0.3 से 1 तक है तो 100% तभी डिस्क्रिमिनेट करेगा, यानी कि मुकम्मल तौर पर ये डिस्क्रिमिनेट करने की सलाहियत रखता है जब इसकी वैल्यू 1 आएगी। और टेस्ट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट लो अचीवर्स एंड हाई अचीवर्स जब इसकी वैल्यू 0.30 से कम हो जाएगी, यानी कि अगर इसकी डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू जो है वो 0.30 से कम है तो हम उस आइटम को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेट करने की पोजीशन में नहीं है। तो ज़रूरी है कि वो 0.30 से 1 के दरमियान,
अगर 1 है तो इसका मतलब ये बिल्कुल फुली डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। 0.30 तक वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन इसके बाद जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं, वो फिर अचीव नहीं कर सकता, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। गुड डिस्ट्रक्टर इज द विच, याद रखें गुड डिस्ट्रक्टर वो होता है जो लो अचीवर्स को अपनी जानिब खींचता है। ठीक है, लो अचीवर्स ये समझते हैं कि शायद इसका जवाब ये ना हो, तो इससे पता चलता है कि उनके कॉन्सेप्ट्स क्या है, लूज है, वीक है। और बैड डिस्ट्रक्टर वो होता है जो उल्टा हो, यानी कि वो हाई अचीवर्स को क्या करना शुरू कर दे, अट्रैक्ट करना शुरू कर दे। तो अट्रैक्ट हाई अचीवर्स मोर देन द लो अचीवर्स, डज नॉट अट्रैक्ट ऑल, या फिर कोई अट्रैक्ट ही ना कर दो, ये भी गलत होगा। या अट्रैक्ट्स हाई अचीवर्स लो अचीवर्स इक्वली, वाह जी वाह, ये तो फिर काम ही खराब हो गया, यानी कि ये तो फिर डिस्क्रिमिनेट ही नहीं हो। ठीक है, तो बैड डिस्ट्रक्टर ये तीनों कंडीशन में बैड ही होगा। टाइप ऑफ इंटरव्यू, व्हेन इंटरव्यू इज वन, याद रखें इंटरव्यू की जो कैटेगरीज बनाई जाती है वो दो हिसाब से बनाई जाती है। एक इंटरव्यू देने वाले के हिसाब से, अगर आपका इंटरव्यू है तो आप देने वाले के हिसाब से इंटरव्यूई है, आप डबल ई जिसमें आता है जो जहाँ पूछा गया। और एक होता है लेने वाले के हिसाब से जिसको इंटरव्यूअर कहते हैं। अब अगर इंटरव्यूई के हिसाब से है ना तो आप इसके लिए एक लफ्ज़ याद रखें, उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करें IG, कि अगर इंटरव्यूई यानी कि जो इंटरव्यू देने वाला अकेला है, एक है, वन टाइम, एक जगह एक वक्त पर एक है, तो वो इंडिविजुअल कहलाता है, इंडिविजुअल इंटरव्यू कहलाता है। और अगर इंटरव्यूई ज़्यादा है यानी कि देने वाले ज़्यादा है तो वो ग्रुप इंटरव्यू कहलाता है, यानी कि एक साथ सारे ग्रुप का इंटरव्यू IG के हिसाब से। लेकिन लेने वालों के हिसाब से SP याद रखें, अगर इंटरव्यूअर एक है तो फिर वो सिंगल होगा, और अगर इंटरव्यूअर ज़्यादा है तो वो फिर पैनल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा गया है द टाइप ऑफ इंटरव्यू व्हेन इंटरव्यूई इज़ वन, इंटरव्यूई इज़ वन होता है तो फिर वो इंडिविजुअल इंटरव्यू होता है। व्हाट इज इंटरव्यू कॉल्ड व्हेन इंटरव्यूई आर मोर देन वन, अब यहाँ पे क्या है, इंटरव्यूई यानी कि IG के हिसाब से हमने देखना है, इंटरव्यू देने वालों के हिसाब से देखना है तो वो फिर ग्रुप हो जाएगा। द प्लान इंटरव्यू, इसको हम स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहते हैं, यानी कि ये वो इंटरव्यू है कि वो आपको पहले से ही पता होता है कि आपसे क्या पूछा जाना है। डिस्कशन इज कंसंट्रेटेड ऑन वन प्रॉब्लम, हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी सेटअप में ऐसा इंटरव्यू है जो किसी एक प्रॉब्लम के बारे में ही, एक ही चीज़ के बारे में आप पर बात करना चाहते हैं, तो वो फिर उसी पर ही बात कंसंट्रेट करेगी, उसी पर मरकूज रहेगी, सेंटर्ड कंसंट्रेशन रहेगी, तो वो फोकस इंटरव्यू कहलाता है। द कलेक्शन ऑफ अ प्रोडक्टिव वर्क कॉल टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, बच्चों की जितनी भी कारकर्दगी होती है उनके तमाम तरह अचीवमेंट्स, एजाज़ात जो भी उन्होंने हासिल किया है, उनकी जितनी अचीवमेंट्स हैं उनकी पूरी तमाम तर प्रोडक्टिव वर्क्स जो है उनकी फ़ाइल बना के, उनके फॉर्म्स बना के फ़ाइल में रख देना, इसको क्या कहते हैं, उस फाइल को कहते हैं पोर्टफोलियो, जिसमें बच्चों की पूरी अचीवमेंट्स जो है उनके एक रिकॉर्ड पड़ा होता है। यानी कि आपने ये देखना है कि इस बच्चे ने क्या क्या अचीव किया हुआ है, तो आपको ज़्यादा कोई उससे पूछने की ज़रूरत नहीं है, उसकी इंटरेस्ट जानने की ज़रूरत नहीं है, उससे पूछने की, आप फाइल देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये इन एरियाज़ में बच्चा काम करता है, ये इसका इंटरेस्ट इस फील्ड में है, यहाँ पर इसने पोजिशन ली हुई, सारा कैरियर पता चल जाएगा। 104 नंबर सवाल है द टाइप ऑफ मार्किंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम, मार्किंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम में बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं, पास फेल होता है, रिपोर्टिंग, लेटर टू द पेरेंट्स होते हैं, ट्रेडिशनल मार्किंग सिस्टम होता है, ग्रेडिंग होती है, और भी होती है, तो ये सारे शामिल होते हैं। हाँ जी, व्हाट इज़ द एवरेज, अब एवरेज से मुराद ये होता है कि हमने क्या इस्तेमाल करना है, मीन इस्तेमाल करना है, मीन कैलकुलेट करना है। तो मीन का ये होता है जितने स्कोर है सबको जमा करें, उनकी तादाद पर तकसीम करें, जिस तरह 20, 21, 22, 23 है, इनको इन ये पूरे क्या है, इनको हमने जमा किया तो 86 बने, और इनकी तादाद है 4, तो 4 पर तकसीम कर दिया, यानी कि सिग्मा x बटा n जमा किया, तादाद पर तकसीम किया, तो जवाब है 21 यानी 5, तो ये हमारा मीन होता है। व्हाट इज़ मॉड, मॉड क्या होता है, फ्रीक्वेंटली रिपीटेड वैल्यूज़, तो पूरे डाटा में जो सबसे ज़्यादा बार आएगा, सबसे ज़्यादा बार आएगा, ठीक है, वो हमारा यहाँ पर 5 है तो 5 हमारा मॉड होता है। इस तरह मीडियन जो होता है, मीडियन के लिए याद रखें आपको डाटा अरेंज करना पड़ता है असेंडिंग आर्डर में। अब उसके दो इम्कान हो सकते हैं, अगर ताक है तो दरमियान वाली वैल्यू ऑटोमेटिक जो है वो मीडियन होगी, अगर जुफ्त है तो दरमियान वाली चीज़ों को दो को जमा करके दो पर तकसीम करके जो नई वैल्यू आएगी वो हमारी मीडियन होगी। तो यहाँ पे जो पहले हमने किया है काम, उसको सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज किया है 1 से लेकर 9 तक। अब चूँकि ये ताक है तो दरमियान में जो मिडिल वैल्यू थी वो 5 थी, तो 5 हमारा मीडियन। व्हाट इज़ द मीडियन ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब ये देखिए ये जुफ्त वैल्यूज़ है। अब जब जुफ्त आ जाएंगी तो अरेंज पहले हमने करना है, अरेंज करने के बाद 3 और 4 को हम जो दो मिडिल वैल्यू जमा करेंगे और उनको 2 पर तकसीम करेंगे, तो 3, 6, 5 हमारा जवाब आएगा, जी हमारा मीडियन होगा। आइटम
विद डिफ़िकल्टी इंडेक्स ऑफ 5%, तो ये डिफ़िकल्ट होगा। देखिए 30 से 70 तक रेंज है, ठीक है। तो ये तो है ही 5, तो पहले 30 पर ही मुश्किल होता है, तो ये तो 5 पर तो मुश्किल ही होगा ना फिर, ठीक है। तो ये डिफ़िकल्ट होगा। क्वालिटी ऑफ अ टेस्ट टू गिव सेम स्कोर टू टाइम्स, अब बार बार कंडक्ट करें तो बार बार सेम स्कोर दे, यानी कि कंसिस्टेंसी इन स्कोर, हम इसको रिलायबिलिटी कहते हैं। अल्फ्रेड बी ने मेजर कंट्रीब्यूशन क्या थी, वो मेंटल टेस्ट के बारे में थी, उसने टेस्ट डेवलप किए थे, ठीक है। तो ये था जी हाँ हमारा पहला लेक्चर, पहले 111 सवाल टेस्ट मेजरमेंट असेसमेंट और इवेल्यूशन से। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो, जीते रहे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।